जय हिंद एवरीवन। सो एमटीएस एग्जाम जो अभी पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट पोस्ट फेज का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर क्योंकि मेरे पास मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट करी चीज़ें कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश का सेक्शन और जीएस का सेक्शन। बिकॉज जो जो ग्रेजुएट लेवल है, जो आपका हायर सेकेंडरी और जो मेट्रिकुलेशन लेवल है, इन तीनों के एग्जाम्स में जो इंग्लिश और जीएस आई है उसके बिहाफ पर पेपर कैसा फॉर्म होगा थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिकॉज जो पहले पेपर आता था 2022, 23 और 24 में, वो तो आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, जैसा पेपर आता था 2022 में, 23 में और 24 में, वो तो क्लियर कट आपको पता ही है, प्रीवियस पेपर से आप देख लोगे। लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और पोस्ट फेज में क्वेश्चंस बताना का कोई सेंस नहीं बनता कि अगर मैं आपको बता दूं कि देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी लॉजिक नहीं है इसका, आपको पता है, बेतुक की बात है। कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये काफी बदलाव आया है उसमें। ठीक है, एमटीएस में आपको पता होगा कि इंग्लिश और जीएस पे पूरी मेरिट बनती है। तो इंग्लिश का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो 10th और 12th लेवल पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है, डुएबल है। और थोड़े से क्वेश्चन मतलब डुएबल मतलब जैसे प्रीवियस पेपर्स में आते थे, मोर और लेस वैसे ही है। ठीक है, वोकेबलरी या तो बहुत ही आसान है या तो बहुत ही टफ है, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन एक चीज है जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, हालांकि एमटीएस में ये तो आते नहीं थे अभी तक और शायद सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें आ जाए। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जो नरेशन रहती है वो, मतलब वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन शायद आ जाएं। तो वो थोड़े से लेंदी आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सही से रूल्स पढ़ लोगे नीतू सिंह मैम की जो बुक में लिखे हुए हैं, तो वो डुएबल है, कर लोगे वहां से भी। मतलब थोड़ा सा इसका लेवल कह सकते हैं कि थोड़ा लेवल अपग्रेडेड मिलेगा। ठीक है, वैसे भी आपने देखा होगा कि सीजीएल में जो इंग्लिश आती है, जस्ट अ सेकंड, जो सीजीएल में इंग्लिश आती है और जो एमटीएस में इंग्लिश आती है, मतलब सीजीएल इज द, मैं मान के चलता हूँ ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो, और ये इसकी इंग्लिश में काफी डिफरेंस होता है। इसकी इंग्लिश एमटीएस की काफी अच्छा खासा लेवल आता है, बिकॉज इसमें वोकेबलरी ऐसी आती है ना जो आपने ज्यादा सुनी नहीं रहती। और जो उसमें रहता है, क्या बोलते हैं, सीजीएल में, वो थोड़ा आसान होती है क्योंकि वो टाइम भी कम होता है वहां पर और थोड़ा क्विकली लोग उसको कर लेते हैं और आसानी से हो जाता है। लेकिन एमटीएस में इंग्लिश अच्छा खासा लेवल आती है। अब मुझे लगता है कि लेवल इससे भी थोड़ा सा वो लोग अपग्रेड कर देंगे। बिकॉज इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कैट का एक प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, वैसे सर्च मार दोगे गूगल पे मिल जाएगा आपको। मैं आपको शो करना चाहता हूँ कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे एक तरीके से है तो ये क्लोज टेस्ट ही। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मतलब ये कहा गया है कि 1 2 3 4 आपको ऑप्शन है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, ये स्टेटमेंट पढ़ो, ये वाली, साइंस हैज ऑफिशियली क्राउंड अप अस सुपीरियर टू आवर अर्ली राइजिंग ब्रेदन। अब आपसे बोल देगा कि ये सेंटेंस जो है ना, इन चार ऑप्शन में से किस स्टेटमेंट में आप पुट कर सकते हो। ये क्लोज टेस्ट का टफेस्ट फॉर्म है। ऐसा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कितना टफ हो जाता है यहाँ से, कि आपको ये सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस बताओ किस ऑप्शन में आप पुट कर सकते हो। ये भी एक तरीके से क्लोज टेस्ट ही हो गया। ठीक है, क्लोज टेस्ट में आपका कैसे आता है, आपको एक वर्ड पुट करना होता है, यहाँ पर पूरा सेंटेंस पुट करने के लिए बोल रहा है। तो मतलब अगर टफ करेगा तो इसके ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे हो, अगर आपको हाईएस्ट लेवल देखना तो ये इसका हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, एक बात, दूसरी बात ये भी सुन लो। जैसे मान लो, जैसे कि ये है अभी, तो इसमें हालांकि वो टीटा वाले क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो है ना आंसर ऐसे डालने पड़ते हैं। सॉरी, ये तो जंबल डप ये वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझो कि टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, इसमें मोस्टली टीटा के क्वेश्चन आगे लगता है। अरे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको चार स्टेटमेंट दे रखी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको बोलेगा इसको अरेंज कर दो। तो मेरा कहने का मतलब इतना कि पीक्यूआरएस जो है ना, जो आप आसान वाले समझते हो, ये भी एक तरीके से पीक्यूआरएस ही है। अब इसमें आप कैसे आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करोगे, ये देखो, ये क्वेश्चंस हैं पीक्यूआरएस वाले। ऐसे क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल में एक क्वेश्चन ऐसा आया था। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का था। मतलब जो बंदे ने दिया था वो मुझे बता रहा था कि कैट लेवल तक का, जेड लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जेड भी एग्जाम होता है जेवियर इंस्टीट्यूट का, तो वैसा टाइप का। लेकिन एक ये तो चलो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आए, लेकिन इस लेवल क्या है, एक क्वेश्चन भाई साहब ऐसे लेवल का आया था। देखो, ये जैसे पैराग्राफ दे रखा है ना आपको, अनसीन पैसेज, ये इतना बड़ा। ठीक है, इससे थोड़ा एक दो पैरा कम कर लो, ये नीचे वाले दो पैरा कम कर लो, ये वाले पैरा कम कर लो। ऊपर के इतने बड़े पैरा थे, इतना बड़ा पैराग्राफ था। ठीक है, इसको पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, मतलब आप क्या इन्फेर कर सकते हो, या फिर उसमें से कोई आपको एक ग्रामर का क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसकी जगह ग्रामर का क्वेश्चन दिया रहेगा, वो बोल, और उसका आंसर ना आप पैसेज से पढ़ के आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है ग्रामर का आंसर डायरेक्ट कर लोगे, फिर आपको कोई वोकेबलरी दी रहेगी। मान लो कोई शायद रेवोल्यूशन की थी या फिर क्या था वो, रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसी वोकेबलरी थी। अब वो कहता है इस वोकेबलरी का मतलब तो आपको पता है रिप्रोडक्शन का क्या होता है, लेकिन इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब क्या है। ठीक है, और चार ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखे थे कि आपको एक एक वर्ड दे देगा, नहीं नहीं नहीं, पूरी स्टेटमेंट दे रखी है। अब बताओ कि इसका मतलब क्या होता है इससे, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग, इस पैसेज को पढ़ने के बाद, इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इन चारों में से कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है इस वर्ड को। ऐसे आया था। और ये मत सोचना कि इस वर्ड को पढ़कर आप इस वर्ड को ढूंढ लोगे पैसेज में, फिर उसके बाद टिक कर दोगे, नहीं।
मतलब ऐसे सॉल्व करना था, इस वर्ड का पहले मीनिंग यहाँ पर देखो, पहले पैसेज में क्या लिखा हुआ है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग, बस वो है। वो डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं दिया आपको, आपको बस केवल एसेंस समझना है, उसका सेंट्रल आइडिया या फिर क्या बोलो थीम समझनी है आपको। फिर उसके बाद इसमें से उस चीज को उस थीम के अकॉर्डिंग आंसर बनाना है आपको। जैसे टीयर 2 में मेंस में एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आए थे ना, उस टाइप का। ठीक है, और मैं आपको छोटी चीज और दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये देखो। ठीक है, तो इंग्लिश में इस लेवल का प्रीवियस ईयर पेपर बेसिस तो आ ही रहा था, ग्रामर वाला जो पार्ट था वो प्रीवियस ईयर से आ रहा था, वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर की थी कुछ, मतलब जितना भी पोस्ट फेज में देखा गया सारी शिफ्ट में, पीछे की सारी शिफ्ट में। ठीक है, दो चार पांच वोकैबुलरी ऐसी जो तो आप कर ही नहीं पाओगे चाहे कितना भी पढ़ लो। लेकिन जो उसके अलावा ये जो कॉम्प्रहेंशन और क्लोज टेस्ट वाला पार्ट है, ये थोड़ा दुख दे रहा था, और मुझे इसी बात का डर है कि मान लो अगर एमटीएस में ऐसा हो गया तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ना 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो 5 क्वेश्चन फिर मेक और ब्रेक वाले हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, ग्रामर हर कोई रट के जाता है। ठीक है, वही बुक से कर ले चाहे 120 रूल्स कर ले, और वोकैबुलरी भी मोर और लेस बंदे कर ही लेते हैं, क्योंकि जो वोकैबुलरी नहीं कर पाएगा हर कोई भी, तो वो तो वैसे भी मेरिट में काउंट नहीं होगी। लेकिन ये जो 5 क्लोज टेस्ट है ना, ये बहुत मैटर करेगा। इसलिए मैंने आपके सामने ये द हिंदू का एडिटोरियल खोल रखा है, मैं इसकी बात कर रहा था। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एडिटोरियल गिवन रहता है ना, इसको केवल आपको पढ़ना है। आपको ना मतलब समझना है ना आपको कुछ समझना, आप बस ये समझो कि इसमें बात क्या हो रही है बस। आपसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें बात क्या हो रही है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, जैसे कि स्पेक्टिकल प्राइवेसी एंड शेयरिंग इन द डिजिटल एज। तो यहाँ कुछ, हाँ मुझे टाइटल से ये समझ आ गया। देखो टाइटल ये होता है, ठीक है, आपसे जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछता है ना टाइटल क्या है, तो टाइटल ऐसे होता है। इस टाइटल का मतलब ये कि इस इन इन मुद्दों के ऊपर इसमें बात होगी। अब थीम पे आ जाते हैं। अगर आप थीम, अब आपको खुद डिसाइड करनी है, आपने पूरा पढ़ लिया, आपको पता चलेगा कि हाँ प्राइवेसी की बात कुछ हो रही है, कुछ डेटा शेयरिंग की बात हो रही है, कुछ इंडिविजुअल एक पर्सन की प्राइवेसी की बात होगी, और मतलब जो ऑनलाइन, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग एक्ट लाती है या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स लाती है, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ इर्द गिर्द कुछ बात होगी। फिर आप उस पूरे को पढ़ोगे, फिर समझ जाओगे हाँ यार इसके बारे में बात हुई है बस। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, एक एक वर्ड का मतलब नहीं भाई, मैं आपसे एक क्या बोलते हैं उसको, मोटा मोटा अंदाजा लगना चाहिए। ठीक है, एक ब्रॉड आपको पता हो जाए कि हाँ हाँ ये बात हुई है बस। कुछ चीजें छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं, बस आपको पता होना चाहिए इन जनरल। समझ गए? जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि एम्स का डेटा था, जो वो कर रहे थे लोग, क्या बोलते हैं उसे, जो बॉडी पार्ट डोनेट कर रहे थे, तो उनका डेटा लीक हो गया, तो वो भी पायरेसी का इशू है। ठीक है, प्राइवेसी का इशू है। तो इस तरीके से आपको बस समझना है कि पैसेज में कहा क्या जा रहा है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ना, उस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे आपको पैसेज दिया रहेगा। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें से अगर मान लो मैं कोई वर्ड उठाना चाहूँ, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, मान लो जस्ट अ सेकेंड, जैसे मान लो कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेज का मीनिंग आपसे पूछेगा, कॉन्सिक्वेंसेज का मीनिंग बता दो। ठीक है, आपसे पता है कॉन्सिक्वेंसेज का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि उसके आगे क्या परिणाम होंगे। तो वो आपसे ऑप्शन में परिणाम नहीं दे रखा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इस अब कॉन्सिक्वेंसेज के रेफरेंस में पूछेगा कि जो भी घटना हुई है उसकी रेफरेंस में कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है। आप समझ पा रहे हो, मैं शायद समझा पा रहा हूँ अपनी बात को। अभी आंसर क्या आएगी ना जब बाहर होगी पोस्ट फेज की, तो आप देख लेना कि कैसे वो क्वेश्चन फ्रेम हुए। तो मतलब एक वर्ड उठाएगा और फिर पूछ लेगा कि इससे मतलब इसका बता दो। ये इस टाइप के क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट में देखने को मिले हैं, और हो सकता है कि आगे इंग्लिश में भी एमटीएस में देखने को मिले। तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहो पहले से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कोई भी एक सिंगल पैसेज पढ़ लेना। ठीक है, एक पैसेज अगर इतना भी पढ़ लोगे ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 8 से 10 मिनट का, तो आप ना आदी हो जाओगे वर्ड को पढ़ने के। इतना वर्ड आपने कभी मतलब समझ लो कभी पढ़े नहीं घर में, और कभी अचानक से आ गया, तो फिर पढ़ने में बड़ा उलझन सी लगती है यार, 5 क्वेश्चन के लिए कौन पढ़े, छोड़ो हटाओ। तो ठीक है, आपको हटाना नहीं है, आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे कुछ टफ क्वेश्चन नहीं, आसान ही है। बस आपको एक बार पढ़ लोगे ना, तो आप इतने मतलब मैं नहीं मानता कि इतना ज्यादा कोई डम्ब होगा कि समझ ही ना पाएगी उसमें लिखा क्या। आ जाएगा समझ, सिंपल इंग्लिश लिखी है, लेकिन वो इतना बड़ा है ना कि पढ़ने में आलस आता है। तो वो चीज है। और उसके बाद जीएस की अगर मैं बात करूं, जीएस में जैसे अभी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो मोस्टली क्या है ना, फैक्ट तो डायरेक्ट पूछ ही रहा है, थोड़े क्वेश्चन फैक्ट के भी हैं, थोड़े क्वेश्चन उठ पटांगे जो हमेशा से पूछता है एसएससी, मतलब पहले टीचर्स पूछता था, वो तो छोड़ दो। और उसके अलावा कुछ फैक्ट के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर से आ जाएंगे, और जो आपके स्टैंडर्ड किताबों में फैक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या राइट टू लाइफ है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, बहुत सी चीजें आती है। सोने का अधिकार है, और मतलब सोने का अधिकार भी है, और राइट टू लाइफ भी है, और मरने का अधिकार तो कर नहीं है इसमें, सोने का अधिकार है, और मतलब काफी बड़ा डोमेन है किसका, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। राइट टू लाइफ है, राइट टू मतलब जितनी भी चीजें होती है दुनिया में अधिकार, सब सुप्रीम कोर्ट ने इसी में डाल रखे हैं, राइट टू आर्टिकल किसमें। तो पूछा था इसके अंदर अंदर क्या क्या आ रहा, तो ये तो फैक्ट के क्वेश्चन है, बेसिक आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। एक क्वेश्चन और मैंने जैसे दिखाया था मुझे कि फंडामेंटल राइट पे जो है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया होता है, उस आर्टिकल पूछ रहा था। ठीक है, राइट टू अपॉर्चुनिटी करके कुछ है कि अपॉर्चुनिटी में आपसे भेदभाव नहीं होगा, वो वाला आर्टिकल पूछ रहा था। ठीक है, वो तो फैक्ट हो गए। इससे क्वेश्चन आएंगे, ये मत सोचना बिल्कुल पैटर्न बदले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपने देखने को मिलेंगे। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना। अच्छा है, मैं कह रहा हूँ एडुकेटी कराए कोई भी कराए, ये 8 से 10 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनसे क्वेश्चंस आएंगे। अब बचते हैं बाकी क्वेश्चन, जो ऊटपटांग क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट मान लो करंट अफेयर से पूछ लिया जाए, बहुत पहले पूछ लिया, वो आप नहीं कर पाओगे। जो आपको नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत पुराना भी पूछ सकता है, वो पूछ भी रहा है। कुछ क्वेश्चन अब एक अलग कैटेगरी, ये मान लो 5 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो नया पैटर्न है वो ये है कि ना, एक स्टेटमेंट दे देगा, दूसरी स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछेगा कि दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन इसका सही की नहीं, असर्शन रीजनिंग जिसे कहते हैं, कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है। इस टाइप की स्टेटमेंट आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, आने वाले दिनों में कुछ क्वेश्चन में आपको, ये जनरली सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे चाहे आप स्टेट पीसीएस देख लो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यहाँ पर जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक स्टेटमेंट दे देगा, दूसरी स्टेटमेंट, और दोनों में फैक्ट ही लिखे होंगे, लेकिन पहले फैक्ट को प्रूफ करने के लिए दूसरा फैक्ट वो वहाँ पर डिसाइड करे। जैसे मान लो जैसे आपसे कह देगा कि बाबर आने के बाद काफी बड़ा, जो मेडिवल पीरियड में बाबर के आने के बाद काफी बड़ा चेंज आ गया, मतलब इंडिया की जो पॉलिटिक्स में मेडिवल टाइम में काफी चेंज आ गया। आपको फिर दूसरा स्टेटमेंट ले लेगा कि मुगल जो है, मुगल ने इनको हराया और उसके बाद काफी साल तक राज करा। तो दूसरी स्टेटमेंट इस बात को सही कर रहा है कि हाँ यार, काफी मतलब उनका राज बढ़ा, मतलब उनका काफी पॉलिटिकल चेंजेस आए। तो कहने का मतलब दोनों लिखी तो फैक्ट रहेंगी, लेकिन ना पहली को प्रूफ करने के लिए दूसरा फैक्ट सही है कि नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ गए हो, इतना तो आप जानते ही होगे। तो कहने का मतलब इतना सा है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको फैक्ट पता होने चाहिए। वो फैक्ट अगेन आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही आएंगे। लेकिन अगर अगर पहले मैं आपसे इतना कह रहा था कि केवल एमटीएस वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो कर लो, लेकिन मैं आपसे इतना बोलूंगा, जब आप 19 से लेकर 24 तक के पेपर्स कर लो, उसके बाद थोड़ा सा अपने एफर्ट को बढ़ाना, और जो बाकी आपको गिवन है क्वेश्चन, मान लो सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री वगैरह के, उनको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना थोड़ा सा, अगर खुद को ना श्योरली चाहते हो कि एग्जाम में कर लूं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस हिसाब से जीएस और इंग्लिश का पेपर आ रहा है, मतलब जिस हिसाब से जीएस इंग्लिश ये लोग पूछ रहे हैं पोस्ट फेज में, इस हिसाब से एमटीएस एग्जाम को क्लियर करने की श्योरिटी और बढ़ गई है। ये बात ध्यान रखना, बिकॉज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे खासे। जो उटपटांग क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी पूछ लेता था फैक्ट, वो चीज हट गई है। और जिस हिसाब से, क्योंकि ना अब ये जैसे अब देखने को भी मिला है, ईडीएम्स वगैरह या फिर मान लो कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, तो ना उसका ऑप्शन तो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, और डायरेक्ट ऑप्शन ना वन वर्ड में नहीं लिखा है, उसका भी ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो थोड़ा सा ना स्कोप खोल दिया इन्होंने, वाइड कर दिया है। जैसे मान लो आपको कोई वोकैबुलरी दे देगा, ठीक है, उस वोकैबुलरी के बाद ना उस वोकैबुलरी स्टेटमेंट में पूछ लेगा, वोकैबुलरी यूज करके वाली कि इसका मतलब ये है कि ये है कि ये है। समझ रहे हो? आपको नहीं, पहले क्या रहता था कि वोकैबुलरी लिखी है, ठीक है, फर्स्ट एडीएस लिखा, उसका मतलब आप 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको एक वर्ड है, एक ही वर्ड में आंसर है, नहीं नहीं, अब ऐसा हो रहा है, एक वर्ड है, उसका ऑप्शन उसके स्टेटमेंट में आंसर छुपा हुआ है। तो आप स्टेटमेंट से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है, मान लो फर्स्ट ईडीएस में आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, फर्स्ट ईडीएस गलिबल क्या होता है, या फिर स्टब डाउन होता है, फर्स्ट ईडीएस का मतलब क्या होता है, जो आसानी से ना माने या मान जाए, यही तो होता है ना, मतलब कि जो आसानी से ना माने, जो उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, बारीकियों पे ध्यान देता है। अब आपको लगेगा गलीबल हो गया, गलीबल मतलब आसानी से मान जाने वाला, तो उस चीज को ना ये लोग स्टेटमेंट में दे रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ काम आसान कर रहे हैं, या फिर जो भी है। तो ये मैंने ऑब्जर्व करा है, जो क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं। और मतलब क्वेश्चन शेयर करने कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन यही चीजें हैं जो है ब्रॉडली। तो इंग्लिश और जीएस में अगर मैं आपको चेंज बताऊं, तो बिल्कुल अगर समराइज करूं अपनी बात को मैं, तो इंग्लिश में आपको क्या चेंज करना है, थोड़े से क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। इनकी प्रैक्टिस मत करना, इनके लिए तैयार रहना, ताकि ना आप चौंको ना, कर लोगे आप, मुझे पता है उसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, आप कर लोगे। दूसरी बात कि जो आप एरर वाले क्वेश्चन करते थे, जो ग्रामर करते थे, वो वही रखना है, कोई बदलाव नहीं करना है, वोकैबुलरी में कोई बदलाव नहीं करना है। बस क्लोज टेस्ट और पैसेज के लिए थोड़ा सा आप ये चाहो तो ये पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे एडिटोरियल टाइप के, इसमें कोई आपके पैसे वैसे नहीं खर्च होते हैं, बस आपका 8-10 मिनट का टाइम जाता है, ताकि ना अब बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने के आदी हो जाओ, मतलब बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, पैसेजेस, बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने के आदी हो जाओ। उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आएगा तो कर लेंगे, डोंट वरी। अब ये सब लोग जितने भी ऑनलाइन वाले हैं ना, जो टेस्ट वगैरह कराते हैं, ये सब लोग अपना बदल देंगे पैटर्न, देखना अभी आंसर की आएगी ना तो पैटर्न बदल देंगे, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन डालने लग जाएंगे। तब आराम से वहां से प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन प्रैक्टिस जब करोगे ना, जब आपको चीजें पहले से तैयार करके रखो ना, ये वाली पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। जीएस की जहां तक बात करूं, कुछ भी नहीं बदलना है, जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते थे आप लोग, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज पिनेकल से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट और मार लेना। मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर रखी है टेलीग्राम के ऊपर, जो पिनेकल जीएस ब्रोकन के नाम से, तो उसमें जाके थोड़ा सब्जेक्ट वाइज और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ताकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, ये तो आप इसी से कर लोगे, एमटीएस वाले से ही, ठीक है। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं 8 से 10 वाले, लूसेंट से और कर लोगे से एमटीएस से। ये 5 तो कर ही नहीं पाओगे, तो मैं श्योर हो गया हूँ कि अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि ना फिर वो फुल स्कोर हो जाएगा, फिर वो सही नहीं है। ये जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये मेक और ब्रेक वाले, तो ये इनसे आप टैकल कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ना इकोनॉमी के काफी क्वेश्चन
शायद मैट्रिक लेवल पे तो मुझे पता नहीं है मैट्रिक लेवल का, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि 12th और जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हो रहा था उसमें ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के इलास्टिसिटी वगैरह ये सब क्वेश्चंस आ रहे थे, ओलिगोपोली मार्केट वगैरह, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो 11th क्लास में होती है उससे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे का 1 से 1.5 घंटे का माल है, उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। लेकिन अगर हाँ 1 से 1.5 घंटा दे दोगे और क्वेश्चन एक आ गया और आपने सही कर लिया तो बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ उसमें, अब क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। जैसे मान लो माइक्रो 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 इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो आपको ना ऐसे नहीं पूछेगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, आपको एक सिचुएशन देगा। वो सिचुएशन देने के बाद पूछेगा ये सिचुएशन जो है ये क्या चीज से मैच हो रही है, कि कौन सा टाइप है, ठीक है, ये कौन सा टाइप है डिमांड सप्लाई का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। गिनी कोफिशिएंट या फिर कई चीजें रहती है उसमें, तो वो मैं आपको कवर करा दूंगा। 1 घंटे का टॉपिक है, मेरे पास नोट्स भी पड़े हुए हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। फॉर्चुनेटली मेरे पास है, बिकॉज जिस एग्जाम का मैं पढ़ता था वहां पर उससे क्वेश्चन काफी आते थे, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह में। तो एनीवेज, सो दिस इज कंप्लीटली जो भी अभी सीन चल रहा है फिलहाल। और बाकी अभी और एग्जाम्स होंगे तो उसमें देखा जाएगा कि क्या है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और कोई अगर आपके पास कोई इनपुट हो मान लो एग्जाम को लेकर, क्वेश्चन मत शेयर करना, लेकिन अपना ना एनालिसिस शेयर कर देना, ताकि मेरे पास थोड़ा नई नई चीज़ है तो थोड़ा सा मुझे भी उस चीज़ को थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। बट आपके पास कोई इनपुट हो, कोई क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो रहे हैं जो भी है, वो मुझे बता सकते हो। बाकी कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।